स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट लर्निंग थ्योरी के बारे में। सेकंड यूनिट में हमने सबसे पहले जो बात की है वो लर्निंग थ्योरीज़ में थी कनेक्शनिज़म थ्योरी। उसके बाद हमने सेकंड कॉन्सेप्ट शुरू किया था कनेक्शनिज़म थ्योरी। कनेक्शनिज़म में हमने दो थ्योरियाँ की हैं, क्लासिकल कंडीशनिज़म और ऑपरेंट कंडीशन। सेकेंड यूनिट में जो थर्ड पोर्शन है, थर्ड पॉइंट रखा गया है वो है सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के बारे में या सोशल कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरीज़ के बारे में। हमने शुरू में बात की थी टाइप ऑफ लर्निंग के बारे में कि सीखने के प्रकार क्या हैं। तो हमने उसमें पढ़ा था कि सीखने के बहुत से प्रकार हैं। हम अपनी गलतियों से भी सीखते हैं, समाज में रहकर भी सीखते हैं, दूसरों को देखकर भी सीखते हैं। तो सीखने के बहुत से प्रकार हैं। तो उसी में से एक प्रकार है सोशल कंस्ट्रक्टिव, सामाजिक अधिगम या सामाजिक संरचनात्मकता का सिद्धांत। तो आज की जो थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस देयर आर ओनली 2 साइकोलॉजिस्ट हैव मेंशन्ड इन इट के लेव वांगोत्स्की और बेंड्यूरा के अकॉर्डिंग सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या है या लर्निंग थ्योरीज़ क्या हैं। तो इसमें हम इसको करने से पहले हम बात करेंगे सामाजिक संरचनात्मकतावाद क्या है या सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म या कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या है। तो जब भी हम बात करते हैं देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशल प्लस कंस्ट्रक्टिविस्ट या कंस्ट्रक्शन से लगा सकते हैं इसको। हिंदी में जिसको कहा गया है सामाजिक संरचनात्मकतावाद। सोशल से हमारा सीधा सा मतलब क्या है, समाज से है, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समाज को देखकर हम बहुत कुछ सीखते हैं। और कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब है कुछ बनाना या रचना करना या किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना, निर्माण करना। कंस्ट्रक्शन वर्ड आपने कई बार सुना होगा। कंस्ट्रक्शन का सीधा सा मतलब क्या लगाते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कि किसी भवन का निर्माण करना या बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना। तो उसी तरह से ये बात मानी जाती है कि जो इंसानी दिमाग है वो भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करता है कि देखता है, मतलब देखकर सूचनाओं को ग्रहण करता है, प्रोसेस करता है, फिर उनके हिसाब से जो उसके पहले विचार पड़े होते हैं उनके साथ उनको मिलाकर जोड़ने की कोशिश करता है और उसके आधार पर अपने नए विचारों को पैदा करता है और समाज के साथ उनको मिलाने की कोशिश करता है। तो ठीक उसी तरह से ये जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट वर्ड है, सामाजिक संरचनात्मकतावाद शब्द है, ये 1920-25 में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। एक ऐसा शब्द है और इसका सीधा सा तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है कि समाज में रहते हुए समाज को देखकर अवलोकन करने पर हम बहुत कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑब्ज़र्व करने के बाद हम उसको अपने बैकग्राउंड एक्सपीरियंस, जो हमारे पहले के पूर्व अनुभव होते हैं या हमारा जो पहले का ज्ञान हमारे पास होता है, हम उसके साथ उसको मिलाते हैं, जोड़ते हैं और उसके आधार पर हम नए विचारों का सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। इसे ही सामाजिक संरचनात्मकतावाद कहा गया है। देखिए बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, 3 साल 4 साल का होता है, तो वो पहला समाज उसके लिए घर है। घर के वो सदस्य हैं जो उसके घर में उसकी देखभाल करते हैं। तो वो सिर्फ उन्हीं से इंटरेक्ट करता है, उन्हीं से मिलता है, जुलता है, उन्हीं के व्यवहार को अडॉप्ट करता है। जैसा घर का वातावरण होगा वैसी जैसी बातें सिखाई जाती हैं वो उसको सीखता समझता चला जाता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है, अपने घर के बाहर जो आस पड़ोस होता है वहाँ के बच्चों के साथ मिलना जुलना, खेलना शुरू करता है, वहाँ से बहुत कुछ सीखना शुरू करता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर स्कूल में जाना शुरू करता है। स्कूल उसके लिए एक नया घर परिवार की तरह होता है। स्कूल का अपना एक वातावरण होता है, स्कूल भी अपने आप में एक समाज की भूमिका अदा करता है। तो वहाँ पर जाकर फिर नए दोस्तों से मिलता है, जो उसके क्लासरूम है उसमें नए फ्रेंड्स सर्कल बनाता है। वहाँ पर
जो पिछले उसके अपने अनुभव रहे हैं, स्कूल में क्लास में आने के बाद जो नया देखकर वो महसूस कर रहा है, सीख रहा है, उनको ज्ञान के साथ अपने जो पुराने अनुभव हैं उनके साथ जोड़ने की कोशिश करता है। और उसके साथ फिर इस बात का उसके माइंड में एक नए विचार पैदा होने शुरू होते हैं इन दोनों चीज़ों के मिलने से। तो नए विचारों का बनना, सृजन करना ही सामाजिक संरचनात्मकतावाद कहा गया है। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा कि इसका क्या अर्थ है। इसकी एक डेफिनेशन के साथ मैं इसको क्लियर करता हूँ, कंप्लीट करते हैं। अनीता वुलकोफ ने अपनी डेफिनेशन में सामाजिक संरचनात्मकता को इस तरह से शब्दों में कहा है कि यह वो अध्ययन है जो व्यक्ति में समझ और ज्ञान की रचना अनुभवों के आधार पर करता है। अनीता वुलकोफ ने जब इस बात को क्लियर किया तो उन्होंने क्या बात कही है, कहता है जो व्यक्ति में समझ और ज्ञान की रचना अनुभवों के आधार पर है। एक व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसके अपने अनुभव हैं, और अनुभव क्या होते हैं, जिनको हम खुद महसूस कर चुके होते हैं। सीखने में हमें या देख कर हमें बहुत से ऐसे अनुभव होते हैं जो हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाते हैं। अनुभव किसे कहते हैं? अनुभव वो होता है जब हम किसी नई परिस्थिति में अपने आप को देखते हैं और जो हमारे पुराने अनुभव हैं वो हमें उस समस्या से बाहर निकलने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। अनुभव वो हैं जो जातिगत होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, हमारे से पर्सनली जुड़े होते हैं। हम दूसरे के अनुभव का फ़ायदा नहीं उठा सकते, दूसरे के अनुभवों को शेयर कर सकते हैं, उनको समझने की, महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं, पर उनसे इससे ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। अब मान लीजिए एक बच्चा है, वो कहता है कि मैंने साइकिल चलाते हुए इस तरह के अनुभव प्राप्त किए या मैंने इस तरह की फीलिंग महसूस की। तो जब वो हमारे साथ किसी बात को शेयर कर रहा है तो हम उसकी बातों को महसूस कर सकते हैं, उसके अनुभवों का फ़ायदा नहीं उठा सकते। अनुभव वो उसके हैं, वो ही उसका फ़ायदा उठाएगा। ठीक उसी तरह से जब हम भी कुछ नया सीखते हैं, जो हमारे व्यक्तिगत, जातिगत, अपने स्वयं के अनुभव होते हैं, वही हमें नया सीखने में मददगार होते हैं। और यही बात इन्होंने कही है, जो व्यक्ति में समझ और ज्ञान की रचना, समझ और ज्ञान की रचना किसके आधार पर कर रहे हैं? अनुभवों के आधार पर। कैसे? जो हमारे पुराने अनुभव हैं, नए समय में जो नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसको हम अनुभवों के साथ जोड़कर अपने विचारों का सृजन कर रहे हैं। इसे ही सामाजिक संरचनात्मकतावाद कहा गया है। तो ये तो बात थी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की। मतलब कहने का है कि हमें जो थ्योरियां हैं आगे करने से पहले ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि सामाजिक संरचनात्मकतावाद किसे कहा गया है। अब आगे शुरू करते हैं। सिलेबस में जैसे मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की और बेंजूरा के सामाजिक संरचनात्मकतावादी सिद्धांत के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो आज हम सिर्फ जो लेव वाइगोत्स्की ने अपने विचार रखे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनके अनुसार सामाजिक संरचनात्मकता क्या है, कि बच्चे के सीखने में, क्योंकि हम लर्निंग थ्योरीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस थ्योरी को करने के पीछे मकसद क्या है कि एक टीचर को इस बात का पता होना चाहिए कि सीखने में समाज क्या भूमिका अदा करता है, सीखने में सामाजिक संरचनात्मकतावादिता कहाँ पर काम आती है, क्या काम करती है, जिससे हम अपने नए विचारों को पैदा करते हैं, विचारों को बनाने की कोशिश करते हैं। जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो एक सोवियत मनोवैज्ञानिक रहे हैं, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध सोवियत के एक मनोवैज्ञानिक थे। उनके जो अपने कार्य हैं, उन्होंने मानव संस्कृति और जैविक सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक सिद्धांत की सहायता से, अब यहाँ पर एक नया शब्द आया है, बालकों के संज्ञानात्मक। तो यहाँ पर हमें पता लग जाना चाहिए संज्ञानात्मक को क्या कहा गया है? कॉग्निशन। संज्ञानात्मक का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। कि जो भी बच्चों ने अपनी मानसिक क्रियाओं के आधार पर ज्ञान अर्जन किया होता है, उसे संज्ञानात्मकता की संज्ञा दी जाती है। तो कोई भी नॉलेज या ज्ञान जो बच्चों को है, उसे संज्ञानात्मकता शब्द का इस्तेमाल करके मनोविज्ञान में डिफाइन किया जाता है।
तो जो वाइगोत्स्की हुए हैं उन्होंने बालकों के जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सहायता से रचनात्मकतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और उनका जो मेन कार्य थे, जो उन्होंने जिस फील्ड में वर्क किए हैं, वो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान में उन्होंने कई कार्य किए, जिसके आधार पर उन्होंने इस नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। समाज अब अपने इस सिद्धांत में उन्होंने क्या बात कहने की कोशिश की है, तो उनके द्वारा जो मेन एलिमेंट्स निकल कर सामने आए, कहने का भाव यही है कि इन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मकता के सिद्धांत को पढ़ा, उसके आधार पर इस बात को ऑब्जर्व किया कि बच्चे समाज में रहकर किस तरह से सीखते हैं और अपने व्यवहार का सृजन करते हैं। इस बात को शिक्षा के साथ जोड़ते हुए इस बात को समझाने की कोशिश की है कि एक टीचर अपनी क्लास में बच्चों को जब पढ़ा रहे होते हैं तो वो विषय में किस तरह की बातों को पुट करके उनके साथ जोड़कर उनके उस सीखने को वास्तविक जीवन का अनुभव बना सकते हैं, ताकि जो सीख रहे हैं बच्चे उसे अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करें। तो इसमें इन्होंने जो सामाजिक पर्यावरण में व्यवहारिक क्रियाओं का अध्ययन किया और जिनको इस प्रकार से इन्होंने प्रस्तुत किया। सबसे पहले इन्होंने कहा है सामाजिक अंतःक्रिया। तो इन्होंने जो अपने जो पर्यावरण में, सामाजिक पर्यावरण में अपने जिन एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व किया, उसके बिहाफ पे इन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उसको मैं अब आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले है सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। अब सामाजिक अंतःक्रिया से क्या अभिप्राय है? इन्होंने कहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया से अभिप्राय है जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो आगमन और विकास में ज्ञान का स्थान महत्वपूर्ण होता है। समाज में जब भी हम किसी से कोई बातचीत करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, विचारों का आदान प्रदान करेंगे, तो वो उसे इन्होंने विकास का आगम और विकास की एक प्रक्रिया बताई है। कहने का भाव ये है कि सामाजिक अंतर संबंध से क्या मतलब है कि समाज में दो व्यक्तियों का आपस में मिलना, विचारों का आदान प्रदान होना, इसी से व्यक्ति में अंतर संबंध स्थापित होते हैं और व्यक्ति अपने ज्ञान का आदान प्रदान करता है। लेव वाइगोत्स्की ने यहाँ पर यह बात कही कि इनके अनुसार, कहता है, बालक हमेशा अपने जीवन में हर चीज़ को दो बार सीखता है। पहला सामाजिक तौर पर, दूसरा व्यक्तिगत तौर पर। तो जब भी हम समाज में, देखिए, इनके एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि हम जो कुछ समाज में देखते हैं, देखने के बाद हम उसके बारे में क्वेश्चन जरूर करते हैं कि ऐसा क्यों है। अब एक मान लीजिए 4-5 साल के बच्चे की बात करते हैं। 5 साल का बच्चा है, वो कहीं पर अपने पेरेंट्स के साथ मेले में घूमने जाता है, तो ये उसके लिए एक नया अनुभव है। देखना, सामाजिकता को उसने अनुभव किया, उसके बाद उसका क्वेश्चन है ये क्यों है, उसको उसके बाद रिप्लाई मिलेगा, उसके बाद उस संबंध में वो एक अपने माइंड में कंस्ट्रक्शन करेगा, विचार बनाएगा। तो सामाजिक संरचनात्मकता में अंतःक्रिया का क्या अर्थ है कि जब हम बातचीत करते हैं तो उस समय हमारे मन में जो विचार उपजते हैं, उनसे हमें जब विचारों की फीडबैक मिलती है तो हमारे ज्ञान का निर्माण होना आरंभ होता है। यहाँ पर इन्होंने, वाइगोत्स्की ने इसी बात को क्लियर किया कि एक बच्चा पहले सामाजिक तौर पर सीख रहा है, उसके बाद जब उसने क्वेश्चन किए, उसके बातों को उसको जवाब मिलेगा, उसके बाद वहाँ पर सेकंड टाइम में जब वो वैसी कोई चीज़ देखेगा तो वो देखते ही कह देगा ये कोई मेला है या ये वो त्यौहार है या इस त्यौहार में उसकी बात हो रही है, तो वो उसका अपना व्यक्तिगत अनुभव है। तो हमेशा जो चीज़ सीखी जाती है पहले सामाजिक तौर पर है, समाज में हम देखकर समझने की कोशिश करते हैं, और दूसरे नंबर पर व्यक्तिगत जो बच्चा स्वयं अपने अनुभव के आधार पर सीखता है। नेक्स्ट बात करते हैं अधिक ज्ञान, MKO। इन्होंने मोर नॉलेज अदर की बात कही है। इसके जो वाइगोत्स्की में MKO और ZPD, ये ZPD से नेक्स्ट पॉइंट है। तो आपने जब भी वाइगोत्स्की की थ्योरी आप पढ़ोगे तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि 4 मार्क्स के लिए वो सिर्फ ZPD वर्ड भी उठा सकता है, MKO भी उठा सकता है। वहाँ पर हो सकता है कि हमें ऐसा लगे कि ये तो हमने कहीं देखा ही नहीं, ये तो सिलेबस में है ही नहीं, ये तो सिलेबस से बाहर है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो MKO मोर अदर नॉलेज, और दूसरा है ZPD जॉन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट, कि जब ये बात करेगा तो उसको आपने ध्यान से समझने की कोशिश करना है।
एम के ओ से क्या मतलब है? अधिक ज्ञान से अभिप्राय है अधिगमकर्ता के स्तर और योग्यता के अतिरिक्त उसके विकास के लिए अधिक ज्ञान प्रदान करना। यहाँ पर इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, अधिगमकर्ता मतलब जो सीखने वाला बच्चा है, उसके स्तर और योग्यता के अतिरिक्त उसके विकास के लिए और अधिक ज्ञान प्रदान करना। बच्चे क्लास में आए होते हैं, सीखने के लिए आए होते हैं, जो चीज़ उनको पता है टीचर के द्वारा जब कुछ और नया ज़्यादा अलग से दिया जाता है वो MKO में चली जाती है। मतलब मोर अदर नॉलेज, जो ज्ञान की योग्यता है उनमें, उससे अतिरिक्त जो कुछ ज्ञान उनको देने की कोशिश की जाती है वो MKO है। और अधिक ज्ञान दिया जाता है कोई भी व्यक्ति, और ये MKO की भूमिका कोई भी व्यक्ति निभा सकता है। टीचर निभा सकता है, उसके भाई बहन निभा सकते हैं, घर के कोई बड़े निभा सकते हैं। अब कहने का भाव क्या है कि MKO से क्या मतलब है? मान लीजिए घर में बच्चे जब सीखते हैं, उनके बहुत से क्वेश्चन होते हैं, कुछ चीज़, कुछ सीखने की वस्तु बच्चे स्कूल से सीख के आते हैं, क्वेश्चन करते हैं घर, फिर उसके कोई भी बड़ा जो पेरेंट्स है, मदर है, फादर है, ग्रैंडफादर है, कोई भी है, जो उसको उसके बारे में और अधिक नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनकी वो जो सीखने की जिज्ञासा है वो शांत हो सके, वो MKO में चली जाती है। MKO से कहा गया है। नेक्स्ट है ZPD, जॉन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट। अब ZPD का मतलब क्या है? वैसे यहाँ मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ इसको पढ़ने से पहले। ZPD का सीधा सा मतलब क्या है? ZPD से सीधा सा मतलब होता है जॉन ऑफ प्रॉक्सिकल। मतलब कहने का है कि एक बच्चा जो आज जानता है, जो हम उसको सिखाने जा रहे हैं, उन दोनों के बीच में एक सेतु का काम करता है। मतलब जिस सामग्री को, जिस माध्यम को हम इस्तेमाल करके बच्चे को जो जानता है और जो जानने जा रहा है, जिसकी उसको नॉलेज, ज्ञान दिया जाने वाला है, उन दोनों के बीच में जो सेतु का काम करेगा, दिस इज कॉल्ड द जॉन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर उन्होंने वाइगोत्स्की ने परिभाषित करते हुए कहा है कि बालक का विकास और अधिक किया जा सकता है। इस प्रकार के विकास किसी अध्यापक के द्वारा, किसी भाई बहन के द्वारा किया जा सकता है, मार्गदर्शक के रूप में किया जा सकता है। इसको निकटवर्ती विकास क्षेत्र भी कहा गया है। निकटवर्ती विकास क्षेत्र से मतलब क्या है कि बालक का जितना विकास हो चुका है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो जो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र है, जहाँ तक बच्चा अपनी पहुँच रखता है, सीख सकता है, उस बात को समझाने के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है वो जॉन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है भाषा। सामाजिक अध्ययन हेतु या सामाजिक विज्ञान सीखने हेतु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है भाषा। भाषा एक ऐसी कॉन्सेप्ट कहा जा सकता है जिससे हम अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। हमारे मन में पैदा होने वाले जो प्रश्न हैं उनको हम जानने की कोशिश करते हैं और सामने वाले से प्रश्न पूछकर अपनी उस जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो भाषा की बात की गई है उसको मुख्य तौर पर कहते हैं दो तरह से भूमिका अदा करता है। पहली, नंबर 1, जिसके द्वारा वयस्क बालकों को मुख्य सूचना देते हैं। यह सूचना कोई जानकारी भी हो सकती है। भाषा का एक अर्थ यहाँ पर सूचना देने से संबंधित लगाया गया है। दूसरा है भाषा बौद्धिक अनुकूलन के लिए सहायक है। इंटेलेक्चुअल मीन टू से बौद्धिक, बुद्धि से संबंधित। अनुकूलन मतलब कहने का क्या मतलब है कि अपने आप को जो परिस्थिति है उसको समझकर उसके अनुसार व्यवहार करने की बात है। अनुकूलन मतलब हमारे सामने बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिस समय हमें भाषा की सहायता से या भाषा को समझने के लिए, सामने वाले के विचारों को समझने के लिए बौद्धिकता की, इंटेलेक्चुअबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मुख्य तौर पर दो तो ये कार्य करती है। तीसरा इन्होंने ये बात कही है कि सामाजिक भाषा वार्तालाप में सबसे अहम भूमिका अदा करती है। मतलब कहने का है कि किसी भी समूह में कहीं पर भी हमें भाषा ही है जो दूसरों के साथ संबंध स्थापित करती है। दूसरा, निज भाषा, जो निजी स्तर पर भाषा का विकास करती है। निज भाषा से मतलब क्या है? वो भाषा जो हमारे स्वयं के विकास में अहम भूमिका अदा करती है, निजी स्तर पर, हमारे स्वयं के स्तर पर। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर ये कहा जा सकता है कि मान लीजिए कुछ बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या करते हैं, हिंदी की सहायता से इंग्लिश के ट्रांसलेशन करके उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं।
निजी स्तर पर विकास उसने अपने स्तर पर करना है, पर कैसे? भाषा के द्वारा। भाषा सेकेंडरी है, तो जो प्राइमरी है लैंग्वेज है उसकी हेल्प से अपने उस भाषा के विकास में अहम योगदान प्राप्त करता है। तीसरा है आंतरिक शांत भाषा, जो स्वयं के निरीक्षण का कार्य करती है। एक व्यक्ति के द्वारा स्वयं से बातचीत करना, स्वयं से भाषा के आधार पर विचार विमर्श करने में भी भाषा अपना अहम रोल प्ले करती है। नेक्स्ट बात करते हैं आंतरिकीकरण की। इंटरनलाइजेशन एंड द एप्रोप्रिएशन। इंटरनलाइजेशन से मतलब है हाउ टू नो, कैसे। इसमें बात कही गई है कि आंतरिकीकरण का अर्थ है कैसे जाने, हाउ टू नो। इसका अभिप्राय है कि यदि हम कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके विषय को कैसे जाना जाए। जब हम कोई काम करते हैं, काम करते हुए हमें अपने जो पर्सनल अनुभव होते हैं वो ही हमें इंटरनलाइजेशन की महसूस करवाने का कार्य करते हैं। मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दिया, मान लीजिए एक बच्चे ने साइकिल सीखी है, ठीक उसी तरह से जब कोई हमें किसी काम के बारे में बताता है तो हमारे दिमाग में केवल उस कार्य के सीखने के प्रति उत्सुकता जागृत हो सकती है। अब वहाँ पर हम ये जानते हैं कि इसको कैसे करें, और जब हम उस काम को करते हैं, करके अनुभव प्राप्त करते हैं, वो उसे कहा गया है इंटरनलाइजेशन, आंतरिकीकरण और उपयुक्तता। जब हम किसी काम को, अब यहाँ पर उदाहरण के तौर पर जैसे कहा गया है कि साइकिल चलाना या चाय के कप में चाय डालना भी सीखने की क्रिया है। ये सब क्रियाएं समाज में रहकर की जाती हैं। अगर किसी बालक ने कोई कार्य सीख लिया है, इसका अभिप्राय है कि उसने उस कार्य को आंतरिकीकरण कर लिया है, उसने उस चीज़ को समझ लिया है। और उपयुक्तता से अभिप्राय है कि बालक ने जो आंतरिकीकरण किया है उसकी उपयुक्तता से, कि उसको सही समय पर कहाँ पर उपयोग किया जाए, प्रयोग किया जाए। किसी काम को सीखना, उसके अनुभव प्राप्ट करना आंतरिकीकरण है, और उसको सही समय पर उपयोग में लाना उसकी उपयुक्तता से जुड़ा हुआ है। लास्ट में स्कैफोल्डिंग या निर्वतीकरण की बात की गई है। निर्वतीकरण से क्या अभिप्राय है? बालक को जो सहायता प्रदान की जा रही है उसमें बदलाव किया जाए। अब यहाँ पर इस शब्द से क्या मतलब है कि बालक को जो कुछ सीखने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करके प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अध्यापक के द्वारा जो शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है या सिखाने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ किया जाता है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव किया जाना चाहिए, जिससे सामने वाला बच्चा उस चीज़ को सीखने के लिए हर समय तैयार रहे। अगर हम एक ही तरह की शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल बार बार करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो इससे सीखने में और सिखाने में दोनों में निरस्ता आ जाती है। तो आवश्यक यही है कि इस तरह से उसको उपयोग किया जाए कि बच्चा सीखने के लिए तैयार रहे। तो इस तरह से इन्होंने जो सामाजिक पर्यावरण में व्यवहारिक क्रियाओं का अध्ययन कर कुछ महत्वपूर्ण बातें वाइगोत्स्की ने क्लियर करने की कोशिश की। तो इसी के आधार पर इन्होंने कुछ शैक्षिक उपयोगिता बताई है कि एक टीचर के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले है, एक टीचर के द्वारा अधिगम सामाजिक पारस्परिक वार्ता है। सीखना अपने आप में एक सामाजिक पारस्परिक वार्ता है। आपस में बातचीत ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अध्यापक के द्वारा बच्चों को समझाया, पढ़ाया, सिखाया जा सकता है। और सामाजिक अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन इसका सबसे मेजर पॉइंट है। बिना इंटरेक्शन के अगर टीचिंग वन साइडेड है, वन साइडेड मीन टू से मतलब टीचर के द्वारा सिर्फ बोला जा रहा है, बच्चों के द्वारा कोई किस तरह का क्वेश्चनिंग नहीं हो रही है, तो वो एक पैसिव कॉन्सेप्ट है, निष्क्रिय है। अगर मान लीजिए बच्चों के साथ टीचर की इंटरेक्शन रहती है तो उसमें क्या है, जब टीचर पढ़ा रहा है तो अगर सीखने के प्रति बच्चों के दिमाग में कोई प्रश्न उठता है और बच्चे उस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं तो जो वो सीखा है वो और बेहतर ढंग से उस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। तो सामाजिक अंतःक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। नेक्स्ट है निकटवर्ती विकास क्षेत्र। वाइगोत्स्की ने जो इसमें बताया है उसके आधार पर जॉन ऑफ प्रोक्सिकल की बात की थी कि एक बच्चा भविष्य में क्या कर सकता है। निकटवर्ती भी कहा गया है इसको, भविष्य के संबंध में भी कहा गया है कि जो चीज़ जानता है, जो चीज़ हम उसको सिखाने जा रहे हैं, उन दोनों में इस तरह से विषय सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए कि बच्चा उस चीज़ को बेहतर ढंग से समझ जाए। कई बार क्या होता है, क्लास में टीचर के द्वारा
जो करवाया जाता है बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आता। बच्चे सीखने की कोशिश करते हैं, टीचर ने अच्छे से समझाने की कोशिश किया, पर बच्चे उस चीज़ को आज कैच नहीं कर पाए। कारण क्या है कि मटेरियल का एकदम से नया होना, बिल्कुल जो विषय सामग्री करवाई गई है बच्चों के पूर्व अनुभव से बिल्कुल अलग है। तो वहाँ पर उन बच्चों को होने वाली समस्या को दूर करने के लिए बच्चों को चाहिए, जो टीचर है उसको चाहिए कि वो इस तरह का एक जोन बनाए, या यूँ कहें कि इस तरह का सेतु जो उनको नए ज्ञान के सीखने में सहायक हो। नेक्स्ट है वास्तविकता के साथ संबंध जोड़ना। जो बच्चों को करवाया जाए उसको उनकी रियल लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में बताया जाना चाहिए। वास्तविकता के साथ अगर उस चीज़ का संबंध जोड़ा जाएगा तो बच्चे उस चीज़ को अच्छे से बेहतर ढंग से करने की कोशिश कर सकते हैं। अभ्यास कोई भी कार्य है उसको अगर हम अभ्यास के द्वारा पूरा करते हैं तो ऑब्वियसली वो हमारे व्यवहार का एक अंग बन जाता है। तो समाज में जो कुछ भी हम देखते हैं, देखकर समझने की कोशिश करते हैं, अभ्यास के द्वारा उसको हम अपने व्यवहार का अंग बना सकते हैं। उदाहरण के लिए भाषा है, बच्चा जिस तरह के समाज में रहता है, जिन शब्दों का, जिन वाक्यों का अभ्यास करता है, वैसी ही लैंग्वेज सीखनी शुरू कर देता है। अगर मान लीजिए उसका पारिवारिक जो माहौल है पंजाबी वातावरण से है, पंजाबी भाषा सीखने लग जाता है। हिंदी से है, हिंदी भाषा सीखने लग जाता है। अगर जैसा वातावरण होगा वैसा उसका आचरण बनता चला जाएगा, वैसा उसका व्यवहार बनता चला जाएगा। लास्ट में इन्होंने बात कही है भाषा सीखने का साधन है, और इन सब क्रियाओं में भाषा अपने आप जो कुछ सिखाया जाना है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वाइगोत्स्की ने अपनी इस पूरी जो थ्योरी की बात की है सामाजिक संरचनात्मकतावाद, उसमें भाषा को सबसे अधिक महत्व दिया है, क्योंकि समाज में सामाजिकता के लिए भाषा ही अपनी अहम भूमिका अदा करती है। भाषा एक वो साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को रख सकता है, सामने वाले के विचारों को सुनकर समझकर उसका रिप्लाई कर सकता है। तो भाषा इसमें सबसे अहम रोल अदा करती है। तो ये जो सामाजिक संरचनात्मकतावाद है इसके बारे में जॉन डेवी हैं, वाइगोत्स्की हैं, ब्रूनर है, और अन्य साइकोलॉजिस्ट भी उन्होंने भी अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो आज हमने जो अपना कॉन्सेप्ट किया है वो अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की था कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक संरचनात्मकता के बारे में अपने क्या विचार रखे। आई थिंक यहाँ तक आपको कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू बेंजूरा ने सामाजिक संरचनात्मकतावाद के बारे में अपने क्या विचार रखे हैं। आज तक के लिए थैंक यू।